हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू मॉम्स आइलैंड। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रीति है और मैं एक न्यू मॉम हूँ। आई हैव अ बेबी गर्ल हु इज़ 3 months ओल्ड नाउ और मैं इस चैनल के थ्रू आपसे शेयर करना चाहूँगी अपने सारे एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड मच मोर। और आज का हमारा टॉपिक है बेबीज़ के स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में। हाउ मच स्लीप डज अ न्यू बॉर्न बेबी नीड? इज़ इट नॉर्मल फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी टू स्लीप सो मच? Why does baby sleeps at daytime and more active in the night time and much more? और एंड में मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टिप्स जो आपके बेबी को एक अच्छी और गहरी नींद देने में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बेबीज़ के ग्रोथ के लिए। इट मेजरली हेल्प्स इन द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड मेक्स द बेबी लेस प्रोन टू द बोथ लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो बेबीज़ को सफिशिएंट स्लीप नहीं मिल पाता है उनमें आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो कभी कभी बहुत मूडी हो जाते हैं और उनके मेंटल एबिलिटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अगर हम स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो हर बेबी एक दूसरे से अलग होता है और उनके स्लीपिंग पैटर्न्स भी बहुत ही अलग होते हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो बेबीज़ के स्लीप होते हैं वो बहुत डायनामिक होते हैं और हर महीने बदलते रहते हैं। फ्रॉम 1 to 2 वीक्स से लेके 1 to 2 months तक आप देखेंगे कि बेबीज़ काफ़ी ज़्यादा सो रहे हैं। वो अपना जो 70% ऑफ द टाइम है वो ऑलमोस्ट वो सोने में बिताते हैं। और हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। बेबीज़ 24 घंटों में से 17 से 18 घंटे सो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा सो सकते हैं। अगर मैं आपको इसका रीज़न दूं तो वो ये है कि जब बेबीज़ आपके अंदर होते हैं, जब वो मम्मीज़ के टमी के अंदर होते हैं तो वो अपना काफ़ी टाइम सोने में स्पेंड करते हैं। और जब वो बाहर आते हैं, जब वो मम्मीज़ के टमी के बाहर आ जाते हैं तो उनको इस एनवायरनमेंट में सेटल डाउन होने में काफ़ी वक्त लगता है। लाइक इट कैन टेक फ्रॉम 1 to 3 months। वो बिल्कुल ये जो एनवायरनमेंट होता है वो उनके लिए न्यू होता है और उनको सेटल डाउन होने में ये इतना टाइम लग जाता है। बट आफ्टर 3 months यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि जो बेबीज़ हैं वो अपने स्लीपिंग पैटर्न पे आने लगते हैं और उनके स्लीप जो टाइम्स होते हैं वो भी डिक्रीज़ होने लगते हैं डे टाइम में और वो रात में अच्छे से सोने लगते हैं। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है मन में वो ये होता है कि बेबीज़ जो होते हैं वो दिन में तो काफ़ी सोते रहते हैं बट नाइट टाइम में बहुत एक्टिव होते हैं। तो उसका भी यही रीज़न है कि जब बेबीज़ आपके टमी के अंदर होते हैं तो बेबी एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जब दिन में आप बहुत एक्टिव होते हैं, जब मम्मीज़ बहुत ही एक्टिव होती हैं तो बेबीज़ उस टाइम में सो जाते हैं और जब रात में उन्हें एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है तब वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं, मम्मी के वूम के बाहर आते हैं, तब भी वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। एंड अगेन इट टेक्स 1 to 3 months फॉर द बेबी टू सेटल डाउन कम्प्लीटली इन द एनवायरनमेंट एंड आफ्टर 3 months यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंजेस कि वो धीरे धीरे अपने पैटर्न पे आ रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपके बेबीज़ को एक अच्छी और लंबी नींद देने में हेल्प करेगा। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका बेबी नहीं सो रहा है तो आपको चेक करना है कि कहीं आपकी बेबी को भूख तो नहीं लगी है। बेबी को अगर भूख लगी है तो वो रोएगा, क्रैंकी हो जाएगा। इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मॉम टू मेक द बेबी फॉल अस्लीप। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि बेबीज़ को भूख लगी है या नहीं लगी है। जो बेबीज़ के स्टमक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और आपको उनको टाइम टू टाइम फीड कराना होता है, जिसे हम डिमांड फीडिंग भी कहते हैं। जिसका मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है जब आप बेबीज़ को फीड कराते हैं। जो न्यू मंथ्स, जो वेरी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या अप टू 1 ईयर जो भी बेबीज़ होते हैं उनको जब भी भूख लगती है आपको उनको फीड कराना होता है और इसको हम डिमांड फीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप बेबीज़ को सफिशिएंटली फीड कराएं। उनका पेट भर जाना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि उनका पेट भर गया है? तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वो वेज़ हैं जो बेबीज़ आपको इंडिकेट करते हैं कि उनका पेट भर गया है। जैसे कि वो सक करना छोड़ देंगे, वेदर दे आर ऑन फॉर्मूला फीड और ब्रेस्ट फीड। इफ़ देयर टमी इज़ फुल they'll just stop sucking it।
जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि दिल स्टॉप क्राइंग, वो रोना बंद कर देते हैं, काम हो जाते हैं। और जब वो उनका टमी फुल हो जाता है, वो काम हो जाते हैं, तब आप उनको रॉक कर सकते हैं, कडल कर सकते हैं और उनको आप सुला सकते हैं। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बेबी को सुलाने के लिए कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि बेबीज़ का डायपर कहीं गीला तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, कहीं बेबी ने पुप तो नहीं किया है। सो द डायपर शुड बी क्लीन एंड ड्राई एंड इट शुड नॉट बी लाइक विद डर्ट और लाइक ओवर वेट। तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप बेबीज़ को स्वेडल करके सुलाएं, विद देयर हैंड्स एंड लेग्स रैप्ड टुगेदर। दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल टू स्लीप, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी अपने मम्मी के टमी के अंदर ही सो रहे हैं। क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं वो टमी के अंदर हाथ जोड़ के हाथ पैर से जुड़े हुए रहते हैं एंड दे आर इनसाइड देयर मम्मीज। तो जब आप उनको स्वेडल करके सुलाते हैं तो दे गेट द सेम फीलिंग एंड दे फील लाइक कि वो अभी भी मम्मी के टमी के अंदर ही है एंड इट हेल्प्स द बेबीज टू फॉल अस्लीप ईजिली। जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ टिप है जो है वो ये है कि आप जिस रूम में भी बेबी को रख रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर बहुत ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए। ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, ना ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए उस रूम में। आप बेबीज़ को फ़ैन के अंदर, एसी के अंदर रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि बेबी जो है वो डायरेक्ट फ़ैन के अंदर या डायरेक्ट एसी के अंदर नहीं होना चाहिए। फ़ैन से आप थोड़ा दूर स्लैंटिंग या वर्टिकल पोजीशन में आप बेबी को रख सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट फ़ैन की हवा नहीं आ रही हो। और अगर आप बेबी को एसी में रख रहे हैं तो आप उसे 28 to 30 डिग्रीज़ के टेम्परेचर में रख सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन बेबी टू बेबी। तो आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज़ सीक एडवाइस फ्रॉम योर पीडियाट्रिक्स बिफोर कीपिंग द बेबी अंडर द एसी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया मेरे बेबी को सुलाने के लिए, वो है वाइट नॉइज़ म्यूज़िक। With the help of white noise music, babies are really comfortable. They feel like a womb-like environment. वो इसलिए कि जो white noise music होते हैं, they produce a very similar sound, to the sound of the womb, which is produced by the amniotic fluid. तो जो ये साउंड प्रोड्यूस होता है एमनियोटिक फ्लूइड से आपके अंदर, वाइट नॉइज़ म्यूज़िक उससे बहुत सिमिलर होता है और बेबीज़ को ऐसा लगता है कि वो अभी भी आपके टमी के अंदर है। वो उस साउंड को वो हेयर करते हैं और वो काफ़ी काम महसूस करते हैं एंड दे फॉल अस्लीप ईजिली। बट यहाँ पे पॉइंट नोटिस करने वाली बात ये है कि जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो आप बेबीज़ को वाइट नॉइज़ म्यूज़िक के अंदर सुला रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप उसको बहुत देर तक वाइट नॉइज़ म्यूज़िक के साथ ना रखें। वंस द बेबी फॉल अस्लीप यू कैन जस्ट स्टॉप द वाइट नॉइज़ म्यूज़िक। जब बेबी सो जाता है तो आप वाइट नॉइज़ म्यूज़िक बंद कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि जो वाइट नॉइज़ म्यूज़िक आप जहाँ पे भी प्ले कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि वो 7 फीट अवे हो बेबी के क्रिब से या बेड से। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप बेबीज़ को कभी भी पुश ना करें सोने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि बेबीज़ नाइट में काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और दिन में नहीं सोते हैं, तो डोंट थिंक कि बेबीज़ को अगर आप पुश करेंगे दिन में सोने के लिए तो they'll be tired and they'll fall asleep easily in the night. Never do this to your baby, क्योंकि एक ओवर टायर्ड जो बेबी होते हैं उनको सुलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एंड नेवर ब्रिंग दिस फीलिंग कि बेबीज़ को अगर हम उसको टायर्ड कर देंगे दिन में तो वो रात में जल्दी सो जाएंगे। डोंट प्रैक्टिस दिस। बेबी को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जागने दें और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सोने दें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बेबीज़ को कभी भी अकेले सोने के लिए ना छोड़ें। झूले में या फिर एक अलग बेडरूम में उनको अकेले सोने के लिए ना छोड़ें। बेबीज़ आपके अंदर 9 मंथ थे, मम्मीज़ के अंदर वो 9 मंथ रहते हैं और उनको एक बहुत ही सेफ़ फीलिंग आती है अपने मॉम के अंदर में। एंड इट्स वेरी अनफेयर अगर आप बेबीज़ को एक अकेले झूले में सोने के लिए छोड़ दें, एक अलग बेडरूम में सोने के लिए छोड़ दें।
हमेशा प्रैक्टिस करें कि आप अपने बेबीज़ को, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है, उसको आप फिज़िकल कांटेक्ट में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल कांटेक्ट दें और उसको अपने साथ ही सुलाएं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इवन इन स्लीप बेबीज़ जो होते हैं वो सेपरेशन को जान जाते हैं। अगर मदर्स उनके उनसे दूर जाती है तो दे कैन फील द सेपरेशन। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बेबीज़ को अकेला ना छोड़ें, उनको सोने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबीज़ आप जब तक वो गोद में रखते हैं तब तक बेबीज़ सोते रहते हैं, बट द टाइम यू पुट देम ऑन टू द बेड दे स्टार्ट क्राइंग, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि बेबी जो है उनको भूख लगी है एंड यू स्टार्ट फीडिंग अगेन एंड अगेन, बट हर बार ऐसा नहीं होता है कि बेबीज़ को भूख लगी है और वो तभी रो रहे हैं। कभी कभी उनको उनको डायपर इश्यूज़ रहते हैं, उनके डायपर्स डर्टी हो जाते हैं, या कभी कभी उनको कोई नाइटमेयर आता है, या कभी कभी द बेबी आर बीइंग टू गैसी, उनको कॉलिक के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दें और बेबीज़ को एक अच्छी नींद देने में ये हेल्प करेगा। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि जो बेबीज़ होते हैं उनको डे टाइम और नाइट टाइम का पता नहीं चलता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बेबीज़ जब दे आर फ्यू वीक्स ओल्ड, जब वो कुछ हफ्तों के हो जाते हैं, लाइक ऑलमोस्ट फ्रॉम 1 मंथ यू कैन प्रैक्टिस कि आप बेबीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें सनलाइट से। वो जिस रूम में रह रहा है उस रूम में सफिशिएंट लाइट आने दें दिन के टाइम पे, और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, आप उस रूम में, जिस रूम में आप बेबी को रख रहे हैं, उस रूम में लाइट्स डिम करें, एक डार्क इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जो बेबी जो होते हैं वो मॉम के अंदर होते हैं, वो एक डार्क इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो बेबीज़ को जब एक डार्क रूम मिलता है तो वो easily सो जाते हैं, बिकॉज दे फाइंड इट मोर सिमिलर टू वॉट दे फेल्ट इन साइड द वूम। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप बेबीज़ के लिए एक शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, नॉट वेरी एट अर्ली स्टेज ऑफ द बर्थ, but after 2 to 3 months you can start inculcating a schedule for the baby, like आप बेबी को प्रिपेयर करें ये बताने के लिए कि अब ये उनके सोने का टाइम हो रहा है। तो यू कैन गिव देम अ मसाज, चेंज देयर डे क्लोथ एंड मेक देम वेयर सम फ्रेश नाइट क्लोथ्स, और उनके डाइपर्स चेंज कर दे, उनको स्वाडल करे, या फिर उनको एक रॉक करके कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक या लुलाबाई सुनाए। तो ये प्रैक्टिस उनमें इनकलकेट करें और धीरे धीरे बेबी जो है वो ये पैटर्न फॉलो करने लगते हैं और दे स्टार्ट फॉलोइंग द शेड्यूल। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो 1 to 3 मंथ्स का जो फेज़ होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक न्यू मॉम के लिए, बट अगेन इट्स जस्ट अ फेज़, और आई एम श्योर यू मॉमीज विल ओवरकम दिस फेज़, एंड वन डे व्हेन दिस फेज़ इज़ ओवर यू विल डेफिनेटली बी अ प्राउड मॉम। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने न्यू मॉमीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।